आज हमारे साथ जुड़े हैं आजमगढ़ मंडल प्रभारी श्री बबलू मौर्य जी, जो कि अपने पार्टी के विचारधाराओं को बताएंगे शिक्षा को लेकर। तो बबलू मौर्य जी, क्या आप बताना चाहेंगे कि भारत की अभी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था किस हालत में है? वर्तमान शिक्षा नीति जो अभी भारत सरकार की आई है वो 2020 में कोरोना काल में अभी लाया गया है। और उस शिक्षा नीति पर अभी भी चूंकि कोरोना काल में लाया गया तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा परिचर्चा पब्लिक डोमेन में नहीं हुई है। इसलिए हम लोग जो वर्तमान शिक्षा नीति को देख रहे हैं और जब ये वास्तव में पूरी तरीके से लागू होगी तो निश्चित तौर पर ये भेदभावपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है आने वाली पीढ़ियों के लिए। उसमें तीन मुख्य बातों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। पहला कि जो हायर एजुकेशन है वो लगातार महंगी करने का है, माने शिक्षा महंगी हो रही है। अब आप सोचिए कि अगर शिक्षा महंगी होगी तो गरीब समाजों के बच्चे कैसे उच्च शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा ले पाएंगे और कलम की पावर तक वो पहुंच पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ये आम आदमी बड़ी सहजता से समझ सकता है। दूसरा एक सबसे बिंदु है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा प्राइवेट करने जा रहे हैं, इस शिक्षा नीति में है। माने उसमें सरकार का दखल मिनिमम होगा। अब आप सोचिए अगर पब्लिक स्कूल या निजी स्कूल जो होंगे वो मनमाना शोषण करेंगे तो फिर आखिर कौन एजेंसी होगी जो उनके शोषण पर लगाम लगाएंगे? प्राइवेटाइजेशन लगातार आप कर रहे हैं, शिक्षा महंगी होगी तो गरीबों के बच्चे कैसे उस अच्छे शिक्षा संस्थान में पढ़ पाएंगे? इस पर कोई विजन क्लियर नहीं है। कुल मिला के केवल उच्च वर्गों के बच्चों के लिए यह एजुकेशन पॉलिसी है। जो लोअर मध्यम वर्ग के हैं या एकदम गरीब समाजों के बच्चे हैं जो वो प्रदेश में बड़ी अच्छी संख्या में है, भारत में बड़ी अच्छी संख्या में है, उनको पढ़ाई लिखाई में उच्च स्थानों तक पहुंचने में असुविधा होगी और बच्चों का, अभिभावकों का पूरा जम करके शोषण होगा इकोनॉमिक रूप में। चाहे जितना वो फीस मनमानी करेंगे, अलग अलग नामों से वो फीस लेंगे तो कोई उस पर लगाम नहीं होगा। बबलू जी, जिस प्रकार से IITs की भी फी बढ़ा दी गई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चे एक बहुत ही कठिन कंपटीशन को से होकर IIT में जाते हैं और फिर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फी पे करना पड़ता है। क्या ये किसी हद तक सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? ये देखिए, मैंने कहा ना कि एजुकेशन पॉलिसी सब कुछ, सारी समस्याओं की जड़ वहीं से है, उसका निदान भी वहीं से होना है। IIT की बात करें, MBBS की बात करें या PG जो कोर्सेज है MBBS IIT की या विभिन्न कोर्सेज की, सब में यही हालात है। अगर इतनी महंगी होगी तो गरीबों के बच्चे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कैसे उस एजुकेशन को ले पाएंगे, कैसे वो अपने प्रतिभा को एक मुकाम हासिल करा पाएंगे? यही समस्या तो शिक्षा नीति में है। उसी शिक्षा नीति में जो तीसरा अहम बिंदु रह गया था, उस अहम बिंदु में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का जो दावा है वो ये कह रही है कि हम परंपरागत पेशे पर आधारित जो कौशल था उसको बढ़ावा देने पर जोर देंगे। अगर आप परंपरागत पेशे को बखूबी अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परंपरागत पेशे वे पेशे हैं जो जातिगत पेशे रहे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से है ना पेशा, पैतृक पेशा रहा है। उस पैतृक व्यवसाय को वो बढ़ावा देना चाह रहे हैं। उसमें अब अगर मान लीजिए मैं बढ़ई परिवार से हूं तो फिर बढ़ईगिरी मेरे बच्चों को करनी पड़ेगी। उसके संदर्भ में सरकार उनकी मदद करेगी, ऐसे प्रोग्राम बनाएगी या औजार उपलब्ध कराएगी तो मेरे बच्चे चाहे अनचाहे उसी में घुसते चले जाएंगे। नाई समाज के हैं तो बाल कैसे सुंदर काटे जाए, सैलून कैसे बने, मौर्य समाज से हैं तो खेती बाड़ी कैसे करें, निषाद समाज या मछुआरा समाज के हैं तो कैसे मत्स्य पालन करें, कैसे मछली मारे, कैसे उनका बेचे। उनमें उनसे संबंधित जो पैतृक व्यवसाय है उसको बढ़ावा देने, जबकि सरकार इस मुद्दे पर यह लिख सकती थी कि युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार कौशल डेवलप करने का हम प्रयास करेंगे ताकि हर बच्चे को उसकी काबिलियत के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार कौशल डेवलप कराया जा सके। यह कहने के बजाय परंपरागत पेशे पर आधारित व्यवसाय को, कौशल को बढ़ावा देने की बात कहेगी। तो ये जो शिक्षा नीति में है, यह शिक्षा नीति पूरी तरीके से पिछड़े, शोषित, वंचित वर्गों के जो आमतौर पर गरीब समाज के बच्चे हैं उनके बच्चों के बेहद खिलाफ है। उनको कलम की पावर तक पहुंचने से रोकने का एक कुत्सित प्रयास है। बबलू जी, सरकार ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी कुछ आरक्षण का मुद्दा उठाया है। आपके हिसाब से क्या यह सही है?
पहली बात तो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर दिया कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। कहा तो गया, लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो संविधान का वायलेशन करके, संविधान संशोधन करके वो बना दिया गया। 50% से ज्यादा हो गया। आखिर 49.5% पहले से आरक्षण लागू था। ओबीसी का 27%, 15% एससी का, एसटी का 7.5%, टोटल मिला के 49.5% लागू था। 10% ईडब्ल्यूएस के माध्यम से लगा दिया गया। जबकि कहने के लिए ईडब्ल्यूएस किसी भी जाति वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर हकीकत में आप प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का बनवाने जाएंगे तो केवल सवर्ण समाज के बच्चों का ही ईडब्ल्यूएस बन रहा है। पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाजों के बच्चों का नहीं बनाया जा रहा है। तो ये भी एक कुठाराघात है। लेकिन ये कॉन्ट्रोडक्शन है, चूंकि सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जो विषमतावादी है, जो शोषक सरकारें हैं। वो कतई नहीं चाहती कि जो दो शोषित वंचित जातियों के लोग हैं उनके बच्चों को कलम की पावर तक पहुंचने का यथास्थान मौका मिले। और इसीलिए आरक्षण को एक और संदर्भ में समझना जरूरी है। आरक्षण कोई नौकरी पाने का एक जरिया नहीं है। आरक्षण सही मायने में सभी क्षेत्रों में हक हिस्सेदारी का मामला है कि हर क्षेत्र में हक हिस्सा मिले, चाहे वो शिक्षा हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, हर जगह उनके बच्चों को आबादी के अनुपात में हक हिस्सा मिले। चूंकि देश के सभी जाति धर्मों के लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया है, सवर्ण, बैकवर्ड, एससी और एसटी में। तो आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में उनके बच्चों को हक हिस्सा दे दिया जाए। क्लास 4 से लेके क्लास 1 की नौकरियों तक, ठेकेदारी में, पेट्रोल पंप में, मीडिया में, हर क्षेत्र में। तो फिर वास्तव में सभी समाजों का एक जो समावेशी विकास है या आगे बढ़ने का एक रास्ता है वो अग्रसर हो पाएगा। और जो जातियों के आधार पर शोषण अभी भी जारी है, कहने के लिए किताबी बातें हैं कि हाँ ये बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जमीनी हालात में अभी बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए इनमें परिवर्तन तभी होगा जब हम आबादी के अनुपात में हर क्षेत्र में हिस्सेदारी देने की लड़ाई को कानूनी अधिकार बना के उसको जमीनी स्तर पर लागू करें। तो सर आपके मुताबिक यदि भारत में 75% हिंदू रहते हैं तो हर जगह 75% जैसे नौकरियों में, एजुकेशन में 75% जगह हिंदू उसका इस्तेमाल करें और बाकी जो बच्चे हैं अपना प्रतिशत, जितना प्रतिशत उनकी भागीदारी है देश में, उस हिसाब से वो उन्हें आरक्षण दिया जाए। पहली बात तो कि एक चीज जाने कि धर्म के आधार पर कोई डिवाइडेशन नहीं है। वर्ग बने हैं 4, मैंने बताया, सवर्ण, बैकवर्ड, एससी और एसटी। इन वर्गों के अनुसार उसी वर्ग में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, वो अनुयायी उसमें शामिल है। इसलिए धर्म के आधार पर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये वर्गगत है और वर्ग के अनुसार आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिले ताकि सभी समाजों का हक हिस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचे और कोई भी एक जाति अन्य जातियों का शोषण करने ना पाए, जैसे कि वर्तमान में देखा जा रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, आपको एक तरफा केवल सवर्णों के जज मिलेंगे। बैकवर्ड, एससी और अल्पसंख्यक समाजों के बेहद नाम पर, गिनती पर आपको जज मिलेंगे। आप सचिवों के पदों को देख लें, क्लास 1 के अधिकारियों के विभिन्न क्षेत्रों में पदों को देख लें, तो आपको उच्च वर्गों के लोग जो सवर्ण हैं, सवर्ण समाजों के ही बच्चे वहां दिखाई पड़ेंगे। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो आईएएस का, यूपीएससी का सबसे टॉप का एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहां जो चेयरमैन है, मेंबर है, उसमें भी पिछड़े दलित समाजों के लोगों का प्रतिनिधित्व बेहद कम रहा है। ये हर बड़े क्षेत्र में जहां डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहां पर हमारे पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाजों के बच्चों का हक हिस्सा नहीं मिला है। और हमारी यही लड़ाई है कि आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में सभी नीचे से लेकर ऊपर तक हक हिस्सा दिया जाए ताकि सभी के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले और शोषण का रास्ता